ओके। अ, मेरा नाम मयूरी पाटनकर है। गुणवना दर्शन लाइफ में आप सबका स्वागत है। उम, सबसे पहले एक मिनट। ओके। तो सबसे पहले मैं उषा किरण आतराम, उषा मौसी, नंदकिशोर नेताम जी और कमलेश जी गोंड को धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने अ, इस गोंडवाना दर्शन में हमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी पार्टिसिपेट करने के लिए और एक समाज से फिर से जुड़ने के लिए एक मौका दिया। तो कुछ अपने बारे में कहना चाहूँगी सबसे पहले, ज़्यादा नहीं कहूँगी। अम, दो दिसंबर 2015 में मैंने गोंडवाना समाज के साथ काम करने की शुरुआत की थी। अम, मैं ब्रह्मपुरी की रहने वाली हूँ, ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र। बट मेरी पढ़ाई बीए से मेरी पढ़ाई दिल्ली में शुरू हुई थी। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया है और फिर मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से मास्टर्स कर रही थी इंग्लिश लिटरेचर में। पर मेरा रुझान लोक कथा, लोक साहित्य में था और लोक कला में था। तो इसलिए जब मुझे थीसिस लिखने का वक्त आया तो मैंने सोचा कि मैं महाकाली मंदिर जो है चंद्रपुर की महाकाली, उस पे काम करना चाहती थी। अ, तो मैंने महाकाली के बारे में कुछ किताबें पढ़ी और मैं मंदिर गई। तब पता चला, जब मंदिर जाने के बाद, वहाँ कुछ समय बिताने के बाद पता चला कि जिस देवी के लिए वो मंदिर बनाया गया है, माता कली कंकाली, उन्हीं के लिए एक और प्रेरणा स्थान या पूजा स्थान जिसे कह सकते हैं, एक और प्रेरणा स्थान था जो महाकाली मंदिर से कुछ लगभग 200 किलोमीटर दूर था और उसका नाम था कचारगढ़, जहाँ कचारगढ़ का जत्रा और मेला हर साल इकट्ठा होता था। जहाँ वो 90s 80s में 1986 में जो शुरू हुआ था। तब वहाँ जाने के बाद, कचारगढ़ जाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ देवी का स्वरूप और जो काफ़ी पद्धति थी, जो पूजा पद्धति थी, वो काफ़ी अलग थी। अ, जबकि वो एक ही देवी थी, लाइक चंद्रपुर की महाकाली में और चंद्रपुर और कचारगढ़ की माता कली कंकाली, वे माता कली कंकाली ही थी, बट दोनों में काफ़ी फ़र्क था। तो ये फ़र्क क्या था? क्यों था? ये सारे प्रश्न मेरे रिसर्च के क्वेश्चंस बने कि ऐसा क्यों है कि जबकि माता कली कंकाली का जन्म चंद्रपुर में हुआ है, ऐसा माना जाता है कि वो चंद्रपुर की रहने वाली थी। तो फिर कचारगढ़ जाने की ज़रूरत क्यों थी? कचारगढ़ में क्यों जाना पड़ा? तो ये मेरे रिसर्च के क्वेश्चंस बने और कचारगढ़ जाने के बाद मुझे ये पता चलने लगा कि जल, जंगल, ज़मीन की माँगे, भाषा की माँगे और काफ़ी सारी पद्धति, जैसे वो सारी माँगे कचारगढ़ के मेले से जुड़ी हुई थी। तो इसलिए ये मेरे रिसर्च के क्वेश्चंस बने। जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, पिलग्रिमेज, फेस्टिवल्स, काफ़ी लाइवली और डायनामिक एटमॉस्फेयर था, जो हमें महाकाली में वो लिमिटेड था, वो वहाँ नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये मेरे रिसर्च के क्वेश्चंस बने और मैंने अपनी थीसिस मई 2016 में सबमिट की थी और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस थे जो उससे और उभर आए। जैसे लैंग्वेज की डिमांड इससे क्यों जुड़ी हुई है? जल, जंगल, ज़मीन की डिमांड्स क्यों जुड़ी हुई है? और ये मैंने आगे चल के अपने एमफिल में ये क्वेश्चंस डेवलप किए। तो फिर मैंने एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट से की और वहाँ ये हमेशा चैलेंज रहा है, एक चुनौती ये है, जब हम आदिवासी समाज या गौड़ समाज पे काम करते हैं तो हम कौन से नैरेटिव्स को लेकर चले। हम जो गैर आदिवासी हैं,
बाहर से लिखने वाले हैं हम उनके नैरेटिव्स को लेकर आगे अपना रिसर्च बढ़ाएं, या जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनका रिसर्च हम उनकी लिखी हुई कथाएं या उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर हम अपना रिसर्च करें। तो ये चैलेंजेस हमेशा रहे। ये मैंने एमफिल में अपना काम किया था और फिर मैंने पिछले साल 2019 में एमरी यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी शुरू की, जहां मेरी पीएचडी ग्रेजुएट डिवीजन ऑफ रिलीजियस स्टडीज के साथ है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज, जहां मैं जनजातियों में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो जो साहित्य, कलाएं और धर्म या रिलीजन या पुनेम जिसे हम कहते हैं, तो सेंट्रल इंडिया में मध्य भारत के ये सारे सब टॉपिक्स पे मैं काम करती हूँ। तो सबसे बड़ी चुनौती फिर रही है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, राइट? तो इसके लिए मैंने शुरुआत में साहित्य, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग लिटरेचर में थी, साहित्य में थी, कि हम किताबें कैसे पढ़े और फिर उससे हमें क्या अनुभव उभर कर आते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है लोगों के बारे में। अब ये काफी किसी और समाज के बारे में काम करना और आदिवासी समाज सेंट्रल इंडिया में, ये अलग चुनौतियां हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली बात है कि अब लिखित साहित्य गोंडवाना समाज में या गोंडी समाज में या आदिवासी समाज में काफी नया है। पहले भी काफी लोग लिखते थे, बट जो बाकी समाज में, लाइक भारत के बाकी जो लिटरेट सोसाइटीज कहते हैं, जो गैर आदिवासी, ये शिक्षा रिटन पद्धति काफी बाद आई है। तो फिर हम कहाँ से शुरुआत करें? और तो मैंने कुछ किताबें ढूंढने की कोशिश की, काफी मदद मिली हमारे सगाजनों से। तो सबसे पहले काका जी, सुनहे सिंह ताराम जी ने हमें काफी किताबें दी थी। तो गोंडवाना दर्शन का इसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है। दूसरे थे फिर एक थे मोनोग्राफ्स जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, वे जो लिख रहे हैं। तो ये शुरुआत होती है 1970s, लेट 1970s, अर्ली 1980s से, जहाँ वेंकटेश जी आतराम लिख रहे हैं, सुनह सिंह ताराम जी लिख रहे हैं, मोतीरावन कंगाली जी लिख रहे हैं। और इनकी किताबें काफी बाद पब्लिश होती है, बट वो कुछ अलग अलग डिस्क्रीट स्वरूप से, मतलब कुछ पैम्पलेट्स कहीं छप रहे हैं, कभी कुछ छोटी छोटी बुकलेट्स छप रही है, किताबें काफी बाद आती है। तो एक काफी इसमें रिसर्च में मदद करने वाला मुद्दा था, जो वेंकटेश आतराम जी अपनी किताब में कहते हैं कि अब आदिवासी एक्सपीरियंस को, आदिवासी अनुभव को हम कैसे समझें। तो वे कहते हैं कि आदिवासी भाषा संदर्भहीन भाषा है। अब संदर्भहीन भाषा को कैसे वो डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। मराठी में कहते हैं, पर दूर जंगलात एकांतात वास्तव्य करणाऱ्या गोंड कोरकू कोलामांच्या बोली भाषेतील अंतरंग, जीवनातील बारकावे, त्यांचा वेगळेपणाचे रहस्य, त्यांच्या मुकेपणाची गुरुकिल्ली इत्यादी प्राथमिक बाबतीत तपशिलावर कहाणी माझ्यासारख्या सामान्य आदिवासी माणसांनी आपल्या संदर्भहीन समजल्या जाणाऱ्या आदिवासी भाषेच्या आधाराने का होईना कोणीतरी उभे राहून दोन गोष्टी सांगितल्या पाहिजे। ते कह रहे हैं कि जो बाकी मेन स्ट्रीम समाज है वो भले ही हमें संदर्भहीन समझे, बट यही है जो हमारे पास है, ये हमारी संदर्भहीन भाषा ही है, और इससे जो उभर कर आता है हमें वहां से अपने एक्सपीरियंसेस को बताने की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये काफी यूजफुल था, क्योंकि जो भाषा का स्वरूप है, गोंडी भाषा या बाकी आदिवासी भाषाओं का स्वरूप मेन स्ट्रीम भाषा है, जो काफी स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, उनसे काफी अलग था। बट ये काफी यूजफुल भी रहा था, क्योंकि वो ज्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं थी, उसमें हम काफी वो अनुभवों से ज्यादा जुड़ी हुई थी, राइट। और फिर सेकंड था, तो फिर ये भाषा से हम शुरुआत करेंगे। सेकंड था कि फिर आदिवासी एक्सपीरियंसेस हमें कहाँ मिलेंगे, अब आदिवासी कौन, राइट। तो फिर
उषा किरण आत्राम जी की एक कविता है जगापासून दूर, फिर से मराठी में है, जहाँ वे वे एक एक्सपीरियंस बता रही है कि ये आदिवासी माणूस, ओनली अबाउट मेन, राइट? आदिवासी माणूस कोण है? तो भटकतो उन्हा पावसातून, काट्या झुडपातून, दरी गुहेतून, जगापासून दूर. कोणती दिशा? तो थांबला आहे जगाच्या कडेला, डोंगराच्या आडोशाला, वल्कलाने अब्रू झाकून, चिरुटाचा झुरका घेऊन, तीर कामठा गुलाल घेऊन, झाडीतून पानातून रोखून नजर, शोधित ईर्षेनं पाखर, दिसेल रे गवसले इंगो इंगो, इके पिट्टीर मंटोर, इंथ पाखरू आहे. फिर वे कहते हैं, देहाची जीवनाची वजाबाकी ना कशाची, मरण येत नाही म्हणून जगणे, जगतो म्हणून खाणे, जन्मलो म्हणून वाढणे, दुःख विसरण्यासाठी बांबूच्या सनईतून, चामडीच्या धोलातून, धडकधम तालावर, रिलो रेला रेला रे, स्वतःला विसरून नाचतो वेडा होऊन, ढोलाच्या तालावर, पावल्याच्या लईवर, दुःख व्यथा विसरून, हातामध्ये हात घेऊन, हाच आनंद जीवनातला, मुक्तपणे लोटणारा, जगापासून दूर, यातनांच्या सांगाती, अंधारात अश्रुपीत बसला आहे कडेला, जगाच्या आडोशाला नव्हे, जगापासून दूर दूर, काळ्या मातीवर ऊन पीठ, काळ्या देहाने तांबडी पहाट पहाट. ये जो आदिवासी मानूस इस कविता में हमें दिखाई देता है, वो बाकी दुनिया से दूर है, बट इट्स अ चॉइस. ओके, साउंड डबल आ रही है. ओके, व्हाट डू आई डू? ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने था कि ये आदिवासी मानूस कौन है, और वो अपने आप को कैसे देख रहा है. अब ये जो आदिवासी शब्द है वो किसी ने बाहर से आकर इस समाज को दिया है. ट्राइब ये शब्द भी किसी और ने दिया है, और ट्राइब और आदिवासी ये शब्द जब हम कहते हैं, हमारे माइंड में हम जिस तरह बड़े गए हैं, हमें जिस तरह समाज ने बताया है, एक इमेज उभर के आती है. बट ट्राइब, जो आदिवासी गोंड समाज है, वो अपने आप को किस तरह देखता है, ये क्वेश्चंस मेरे रिसर्च के मेन क्वेश्चंस बने. इसलिए फिर मैं कविताएं पढ़ने लगी, और फिर ओके, अब ब्राइटनेस इश्यूज. ओके, फिर कविताएं पढ़ने लगी और फिर साहित्य पढ़ने लगी, जो अपने आप में काफी एक छोटी रिपोजिटरी है, जो काफी बड़ा उसमें, क्योंकि राइटिंग एज अ फॉर्म काफी लेट शुरू हुआ है समाज में, राइट? और आदिवासी वुमन जिसे हम कहते हैं, वो हमें दिखाई काफी कम देती है. और ये जो एक्सपीरियंस है, जो गोंडवाना पुनेम जिसे हम कहते हैं कि एक आदिवासियों का एक अपना धर्म हो, उसमें भी कंपैरेटिवली हमें काफी कम आदिवासी महिलाएं दिखाई देती है. तो फिर हम आदिवासी महिलाओं के बारे में हम फिर कैसे जाने, राइट? तो ये मेरे बाकी क्वेश्चंस बने. तो फिर मैंने जब एमफिल की, मैंने एमफिल में जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो शुरुआत में 80s में पब्लिश कर रहे थे, उनसे मैंने शुरुआत की कि वे क्या कह रहे हैं गोंडवाना समाज के बारे में. वे कह रहे थे कि हमारा एक अपना एक समाज है, जो बाकी मेन स्ट्रीम हिंदू पद्धति से अलग है. फिर ये समाज को हम कैसे डिफाइन करें, ये समाज की बाउंड्रीज क्या होंगी, राइट? तो वो डिस्कशन सबसे ज्यादा होता है गोंडवाना दर्शन मैगजीन में, जहाँ काफी पैरामीटर्स दिखाई देते हैं. तो फर्स्ट पैरामीटर होगा कि भाषा को लेकर. अब सारे गोंड तो गोंडी भाषा नहीं बोलते, बट फिर गोंड कौन कहलाएगा, राइट? तो ये काफी एक मूवमेंट है जो लोगों को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है. फिर था कि जो नया मूवमेंट शुरू हुआ है, जिसे नई पद्धति, कुछ पुरानी पद्धति भी इस मूवमेंट ने रखी अपने साथ, और कुछ नई पद्धति भी शुरू हुई. ठीक है, ये सब हमें कचारगढ़ के मेले में दिखाई देता है. और फिर ये हमारा बेसिस पैरामीटर बना कि कंगाले जी क्या कह रहे हैं, ताराम सिंह जी क्या कह रहे हैं, मरकाम जी क्या कह रहे हैं,
और फिर कंगला मांझी का भी मूवमेंट है कि ये हमें क्या बता रहे हैं गोंडवाना समाज के बारे में। और उसमें ये दिखाई देता है कि गोंडवाना समाज की अपनी एक पद्धति है। बट ये सब रिसर्च करते वक्त पता चलता है कि किस पद्धति को एक स्थान दिया जाता है रिटन, इवन गोंडों के रिटन पब्लिकेशन में, ये काफी लिमिटेड है। अब जो गोंड जो कॉलेज गए हैं या जिन्होंने मतलब हायर एजुकेशन शिक्षा प्राप्त की है, वे लिखने लगे। तो एमफिल लिखने के बाद मुझे ये रियलाइज होने लगा कि इसमें काफी रप्चर्स भी दिखाई देते हैं कि कौन मतलब किसके अनुभव को उस मैगजीन में स्थान मिलता है, ये मेरा क्वेश्चन बना। और फिर से जैसे मैंने कहा कि इसमें माड़िया गोंड्स दिखाई नहीं देते और फिर प्रधान गोंड्स दिखाई नहीं देते, और क्योंकि काफी मैगजीन्स का पब्लिकेशन रायपुर नागपुर से हो रहा था, राइट। फिर हमने गोंडवाना दर्शन की सारी मैगजीन्स इकट्ठा की, शताली शेडमा के दिलीप सिंह जी पत्ते और चंद्रलेखा कंगाले मैडम ने मिलकर हमें एक कलेक्टिव हमने बनाया। और फिर वो कलेक्टिव ढांचा देखने के बाद जो हमारे पास जो सारी मैगजीन्स जमा हुई थी, उससे ये पता चला कि ठीक है, हमारे पास काफी कुछ है कि लैंग्वेज के बारे में लिखा जा रहा है, हिस्ट्री के बारे में लिखा जा रहा है। अब गोंडों की हिस्ट्रीज हमें उस मैगजीन में अगर जब हम पढ़ते हैं तो काफी सारी हिस्ट्रीज जैसे किलों में है, फोर्ट्स, किंगडम्स, उनके बारे में लिखी जा रही है। बट एक जो हिस्ट्री होती है, जो आप हिस्ट्री रहते हैं कि हिस्ट्री एज लिव्ड मेमोरी, वो हमें कहाँ है। तो इस फिर मुझे रियलाइज होने लगा कि अगर हम लिखित जो साहित्य है हमारे पास, उससे उसी को जुड़कर अगर हम काम करें तो काफी कम हमें मालूम होता है समाज के बारे में। तो इसलिए फिर मैंने फील्ड वर्क शुरू किया। हैव यू कम टू इंडिया? या आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैं रिसेंटली यूएस शिफ्ट हुई हूँ। एंड तो राइट, इसलिए मैंने फील्ड वर्क की शुरुआत की। फील्ड वर्क में क्या पता चलता है कि काफी एक्सपीरियंसेस है जो हम विच डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द रिटन मटेरियल, वो एक्सपीरियंस ओपन हो जाते हैं। जैसे प्रधान गोंडों के बारे में हमें गोंडी पुनेम की आर्काइव में पता नहीं चलता, बट हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है लैंग्वेजेस के बारे में, लैंग्वेज आइडियोलॉजी के बारे में। हिस्ट्री लिखी जा रही है किलो और गढ़ो और किलो के बारे में, राइट। और फिर थर्ड उसमें इशू आता है शादी ब्याह का, कि शादी ब्याह कैसे होनी चाहिए, शादी ब्याह किसके साथ होना चाहिए, राइट। ये सारी इश्यूज निकल कर उभर कर आ रहे थे। और फिर कौन है, लाइक हु इज एन अथॉरिटी ऑन गोंडी रिलीजन, ये भी इश्यूज आगे आने लगे, राइट। और एक काफी ये जो अभी मूवमेंट है जहां हम इस आज जैसे 2020 में है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गोंडी पुनेम की जो मांगे हो रही है कि एक हमें आदि धर्म या गोंडी धर्म, कॉन्स्टिट्यूशन में पेटिशन किया जा रहा है कि धर्म गोंडों का धर्म अलग हो, जो कि ताकि वो अपने आप को हिंदू ना कहे, राइट। तो ये सारे इश्यूज हैं जो हमें मैगजीन से पता चले। अब मेरा इंटरेस्ट था कि व्हाट अ वुमन थिंकिंग, कि हमारी जो गोंड बहनें हैं या हमारे जो बाकी वुमन ग्रुप्स हैं, वो इसको किस तरह से आगे चलकर मतलब समझ रहे हैं, और ये काफी अलग है, राइट। तो अगर हम बाकी जिले में जाके देखें, अब पुनेम, कुछ लोग कहते हैं गोंडवाना पुनेम है, कुछ लोग कहते हैं कि कोया पुनेम है, कुछ लोग कहते हैं गोंडी धर्म है। तो ये सारे अलग अलग उसमें मान्यताएं हैं। अब अमेरिका में आदिवासी समाज के बारे में शोध कार्य की कैसी व्यवस्था है, राइट, ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो जैसे रिलीजियस स्टडीज का जो एक फील्ड है, उस फील्ड में काफी एक रिटन बायस जिसे हम कहते हैं वो रहा है, कि जो रिटन जिनके रिलीजन्स है, उन्हीं को रिलीजन्स की मान्यता मिली हुई है शुरुआत से। तो फिर नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशंस हम जिन्हें कहते हैं, उनके भी जैसे इंडिया
very similar to Indian case, do not have a written tradition. और historically काफी similar उनकी ये रही है, ट्रेजेक्ट्रीज रही है. तो लैंड का इशू काफी इम्पोर्टेंट रहा है. और अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में सेटलर कॉलोनाइजेशन होने की वजह से उन्हें एक दायरे में सीमित किया गया था, जैसे इंडिया में हुआ है. तो यहाँ पे एक लैंड है, उसे रिजर्वेशन कहते हैं. तो हिस्टोरिकली जब वाइट सेटलर्स नॉर्थ अमेरिका में आए तो उन्होंने कहा कि आदिवासी, द ट्राइब्स वर ऑलरेडी हियर, तो अब क्या किया जाए. तो काफी अग्रीमेंट्स हुए, डिसअग्रीमेंट्स हुए, और फिर देयर वाज अ वॉर एंड लोगों को उन्हीं की जमीन से दूर निकाला गया, राइट. और फिर जो बैरन लैंड थी, जो बिल्कुल फर्टाइल नहीं थी, जहाँ कुछ खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी, उस जमीन तक यहाँ लोगों को सीमित किया गया कि आप यही रहेंगे, दिस इज योर न्यू लैंड. और जो बाकी लैंड थी वो वाइट सेटलर्स ने इनहैबिट की, राइट. सो वो बायस रहा है. और तो हम इसे कहते हैं कि वर्ल्ड लाइक इंडिजिनस रिलीजन्स आर आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन. और जो ट्रेडिशनली जो पढ़ाई होती है रिलीजियस स्टडीज में, वो लिखित रिटन मटेरियल से जुड़ी हुई होती है. तो उस मामले में काफी सिमिलर ट्रेजेक्टरीज है tribes in North America and Adivasi cultures in South Asia generally, right? How to unite the world's tribal? इसका जवाब हमें काफी अलग अलग तरीके से राइटर्स ऑलरेडी हमें दे चुके हैं, राइट. सबसे पहले है, जैसे जो हमारे राइटर्स खुद कहते हैं, भुजंग मेश्राम जी अपने कुछ एसेज में कहते हैं कि हम भले ही मराठी में लिखे, बट वी विल नॉट कॉल आवरसेल्फ मराठी लिटरेचर, हम आदिवासी लिटरेचर है. हम भाषाएं मेन स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, बट हमारी मातृभाषा गोंडी है या माड़िया है, ये वे लोग खुद कह रहे हैं. तो फिर जब भी कोई किसी साहित्य की शुरुआत होती है, तो हमें एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है कि हम किस लीनिएज से अपने आप को जोड़े, किस कल्चर से जो हमारे पहले आ चुका है, किस कल्चर से अपने आप को जोड़े, राइट. तो जो आदिवासी राइटर्स लिख रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम मराठी लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर से नहीं जुड़े हैं. वो क्या कर रहे हैं, तो वो जो नेटिव अमेरिकन है या दलित पैंथर्स है, अफ्रीकन दलित पैंथर्स ग्रुप जो नॉर्थ अमेरिका में लिख रहे थे, उनसे अपना इंस्पिरेशन ले रहे हैं, राइट. तो कुछ नाइजीरियन पोएट्स से अपना इंस्पिरेशन ले रहे हैं. तो ये एक उसका जवाब है कि एक ग्लोबल लेवल पे सॉलिडारिटी, अगर आदिवासी सॉलिडारिटी हम बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से, किस प्रकार से बनाई जाए, राइट. तो इसलिए भुजंग मेश्राम कुछ जॉय हाजो और कुछ नाइजीरियन पोएट्स को मराठी में ट्रांसलेट करते हैं, और फिर वे बताते हैं कि दिस इज माई हेरिटेज इज नॉट मराठी लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर, माई हेरिटेज इज नेटिव अमेरिकन ट्राइबल लिटरेचर, भले ही हमारी भाषा कुछ अलग हो, राइट. अमेरिका में इंडिजिनस लोग गोंडी भाषा कितने लोग बोलते हैं? अमेरिका में इंडिजिनस लोग गोंडी भाषाएं नहीं बोलते, उनकी अपनी अलग भाषाएं हैं, और उसमें काफी अलग अलग ग्रुप्स रहे हैं. तो जैसे सदर्न ग्रुप जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ चेरोकी भाषा काफी ज्यादा बोली जाती है. नॉर्थ में इरुक्वाय, इनुइट, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं. और यहाँ भी ये काफी छोटे छोटे अलग अलग समुदाय है, इनमें एक जुड़ा हुआ पूरा एक सॉलिडारिटी है, पर वो अपने आप में अलग समाज है, उसी तरह जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है, राइट. और फिर कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स जो भी जैसे ये ट्राइबल इंटेलेक्चुअल कलेक्टिव है, वो सॉलिडारिटी किस तरह बना रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल ग्रुप्स है वो, और जो सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल ग्रुप्स है, इन दोनों को हम साथ लेकर चले. और दोनों के मुद्दे काफी अलग हैं, राइट. क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वो एंटायरली शेड्यूल्ड एरिया है, कि ऑलमोस्ट सारी ही जमीन लाइक शेड्यूल्ड है, ट्राइबल लैंड है. वेयर एज इन सेंट्रल इंडिया इट्स पार्शली शेड्यूल्ड. तो कुछ शेड्यूल्ड एरियाज है, कुछ एरिया शेड्यूल नहीं है.
तो इस वजह से हिस्टोरिकली दोनों रीजन्स में काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, बट एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सॉलिडारिटी के लेवल पे ये सारे ग्रुप्स अभी साथ आने लगे हैं। तो उसका एक जवाब है कि हम ग्लोबल लेवल पे सॉलिडारिटी कैसे बना सकते हैं। अब इसमें अलग एक मुद्दा दिखाई देता है कि जब हम ग्लोबल कह रहे हैं, ग्लोबल ट्राइबल सॉलिडारिटी बना रहे हैं, तो उसमें क्या छूट रहा है, राइट? कुछ चीजें छूट भी रही हैं, तो दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी। और अमेरिका में कोया पुनेम को मानते हैं क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ कोया समुदाय नहीं है, बट यहाँ ट्राइबल सेक्रेड लैंड्स है, लाइक उन्हें ट्राइबल नेशंस कहा जाता है, और कनाडा में उन्हें फर्स्ट नेशंस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये रिकग्नाइज हो चुका है कि ट्राइबल लोग फर्स्ट इनहैबिटेंट्स थे और सेटलर कॉलोनाइजर्स बाद में आए, तो उसीलिए वो सेक्रेड लैंड कहा जाता है। और जो सेक्रेड लैंड होती है उस पर बाकी समुदाय के लोग नहीं रह सकते, वो काफी उन्हीं के लिए, समुदाय के लिए ही वो जुड़ी हुई वो रिजर्व लैंड होती है। और उसके मायने काफी बदल चुके हैं कि रिजर्व लैंड 1900s में काफी पेन और हार्डशिप्स से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त उन्हें बस ट्राइब्स से कहा गया था कि आप यही रहेंगे, जो नॉन फर्टाइल लैंड थी वो उन्हें दी गई थी, और वहीं से उन्हें दे वर फोर्स्ड टू जस्ट लिव देयर। ऐसी प्रोसेसेस इंडिया में भी हुई है कि ओके, जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आए तो कह रहे थे अच्छा वी नीड योर वर्ड, कि आपका टीक चाहिए, वी नीड टू क्रिएट कंस्ट्रक्ट रेलवेज। तो उन्होंने फिर दे रिस्ट्रिक्टिंग आदिवासीज एक्सेस टू द फॉरेस्ट। और एक सवाल था कि कोयतुर क्या कौन है? कोयतुर हमें काफी जो लिटरेचर है अभी गोंड समाज के बारे में, उससे ये मालूम होता है कि जो कोया से जन्म लेने वाला, कोया एज इन वूम्ब। अब कोया के दो ये है दो मीनिंग्स है। फर्स्ट है कि वूम्ब जिसे कहते हैं गर्भ, और दूसरा होता है जमीन। तो someone who is born out of a womb or someone who is born out of the land is a कोयतुर। धर्म कॉलम कब तक मिलने की संभावनाएं हैं, आई डू नॉट नो। और कुछ सवाल इसमें क्या है, हाउ टू यूनाइट। अमेरिका में आदिवासी समाज के बारे में शोध कार्य की कैसी व्यवस्था है? अगेन काफी मार्जिन्स पे है, जिस तरह इंडिया में है, राइट, बहुत मार्जिन्स में है, वेरी सिमिलर प्रोसेसेस देयर। दूसरा फिर एक सवाल जो मेरे रिसर्च में आया था, वो था कि मैगजीन्स को कैसे पढ़े। तो मैगजीन्स में लिखने वाले, अगर आप अगेन मैगजीन्स का स्ट्रक्चर देखें, या मैगजीन्स में पार्टिसिपेट करने वाले कौन लोग हैं, तो उसमें 80% अर्बन मेल थे, भले ही वे आदिवासी समुदाय के लोग थे। उनके एक्सपीरियंस को प्राधान्य मिला, क्योंकि शिक्षा का प्रबंध था जिस समाज में, वे सबसे पहले लिखने लगे। दूसरा था जो नए पिलग्रिमेजेस थे, उनसे हमें क्या पता चलता है कि कचारगढ़ की जरूरत क्यों महसूस होती है, कि जब कचारगढ़ की देवी अगर चंद्रपुर की रहने वाली थी और एक ऑलरेडी वहां पे एक टेम्पल बना हुआ है, तो फिर कचारगढ़ की जरूरत क्यों महसूस होती है? तो इसमें काफी राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स हमें ये बताते हैं कि काफी सारे इंटरवेंशंस हो चुके थे, कि जो कचारगढ़ की जो महाकाली, चंद्रपुर की महाकाली श्राइन थी, उसमें काफी बाकी रिलीजन्स के इन्फ्लुएंसेस आ गए थे। जैसे काफी हिंदू इन्फ्लुएंसेस थे, इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस थे, और काफी मेन स्ट्रीम इवन हिंदुत्व इन्फ्लुएंसेस थे, राइट। तो उससे अलग एक हम अपनी जगह बनाएं, कि जिससे हमारी पद्धति हमारे प्रकार से हम जैसे करना चाहें,
वैसे बने, इसलिए फिर कचारगढ़ है। तो कचारगढ़ में ये पॉसिबिलिटी उन्हें मिलती है कि हमें जो गोंड समाज अपने आप को, जो आदिवासी समाज है, अपने प्रकार से, अपने पद्धति से पूजा पाठ, जो सेलिब्रेशंस या जो इवन पॉलिटिकल डिस्कशंस अपने प्रकार से कर सकता है। अब पॉलिटिकल डिस्कशंस 2020 में काफी मुश्किल हो चुके हैं, आप नहीं कह सकते काफी सारी चीजें, बट ये समुदाय को अपनी एक जगह मिली, अपना एक स्थान मिला, और अपने हिसाब से अपनी बात आगे समाज में रख सके वे लोग। तो इसलिए फिर ये सारे मुद्दे निकल आते हैं। और अभी मैंने गोंडी भाषा सीखने की शुरुआत की है, और ये सब गोंडी भाषा मैं माड़िया डायलेक्ट में शुरुआत की, और ये पता चलता है कि इवन जो स्टैंडर्डाइज भाषाएं हम लिखते हैं उसमें भी काफी सारी चीजें छूट रही है, बट कुछ नई चीजें भी आ रही है। भारत में आदिवासियों को अलग धर्म कोड क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगेन ये वही है कि ये सारी बायसेस है जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए हैं, राइट? तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो इन्हें एक डिप्रेस्ड कास्ट का ग्रुप बनाया गया था, और एक फिर डिप्रेस्ड ट्राइब्स का ग्रुप बनाया गया था। और रिलीजन के मामले में जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनके भी कुछ बायसेस थे, और जिस तरह गोंडी धर्म को समझा गया था उसमें, या आदिवासी समाज को समझा गया था उसमें आदिवासी ही नहीं है, राइट? ये जो सारी हमारी परिभाषा है आदिवासी समाज के बारे में, उसमें आदिवासी ही नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो द प्रॉब्लम इज कि हम आदिवासियों को समझने का प्रयत्न काफी लोगों ने किया, बट उसमें अगर आदिवासी नहीं है, आदिवासी पर्सपेक्टिव ही नहीं है, तो गलतियां होगी, राइट? अमेरिका के मूल नेटिव रेड इंडियंस है, निग्रो व अन्य अफ्रीकन मूल के लोगों को अंग्रेजों ने लाया। रेड इंडियंस को अमेरिका के संविधान में विशेष दर्जा हासिल है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि नेटिव अमेरिका में उन्हें एक दर्जा हासिल है जो इंडिया में नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस रही है जो नॉर्थ अमेरिका में काफी पहले से शुरू हुई है, इंडिया में भी रही है, बट वो उस तरह एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्रिएट नहीं कर पाई है। और दूसरा ये भी मुद्दा है कि जो हमारे आदिवासी समुदाय है वो काफी अपने आप में अलग है एक दूसरे से। अगर हम 20 किलोमीटर्स आगे चलते हैं, कुछ और पद्धत हमें दिखाई देती है। और इवन आप कचारगढ़ में देख लीजिए, जो सारे पिलग्रिम्स आते हैं, सबके अपने अलग पद्धति है। इवन आप जब जो ऑफरिंग्स हम लाते हैं कचारगढ़ के लिए, वो देखकर ही आपको एक डाइवर्सिटी दिखाई देंगी कि अपने आप में कितनी विभिन्नता है गोंड समुदाय में। तो उस वजह से एक सिंगल पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं उभर पाया है। और ये भी सेकंड मुद्दा है कि एक बायसेस रहे हैं, लाइक मेन स्ट्रीम समाज ने, अब मेन स्ट्रीम कौन है, मेन स्ट्रीम कौन डिफाइन करता है, राइट? ये तो किसी ने कहा है कि हम मेन स्ट्रीम है और आप मार्जिन्स है, बट समाज अपने आप को किस तरह डिफाइन करता है, वी डू नॉट नो। तो यही है कि मेरे रिसर्च का एटलीस्ट ये चैलेंज रहा है कि मैं आदिवासी भाषा को कैसे समझूं, आदिवासी रिलीजन को कैसे समझूं, संस्कृति को कैसे समझूं। सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे होती है कि बहनों के साथ काम करते वक्त कि जो नॉन लिटरेट्स कहते हैं, नॉट इलिटरेट, नॉन लिटरेट, पढ़ाई हम सब ने की है, हम सब पढ़ते हैं, बट जो ग्रुप्स रिप्रेजेंट ही नहीं हुए हैं उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो वो साथ लेकर चलना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। काफी सारे और प्रश्न आए हैं। तो राइट, यू आर राइट कि हम रिकग्निशन नहीं है जो मिलना चाहिए था, और एक सिंगल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आदिवासी समाज में नहीं हुआ है। अपने आप में भी काफी रप्चर्स है क्योंकि हम अपने आप में काफी अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आदिवासी लोग जो अमेरिका में निवासरत हैं, क्या वे गोंडी भाषा सीखने के लिए रुचि रखते हैं? अब भारत के आदिवासी लोग यहाँ कितनी निवासरत है ये मुझे नहीं पता, तो आई वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट जो यहाँ भी एक डोमिनेशन रहा है मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस का,
और कौन लोग हैं जो यहाँ आए हैं, विच ऑल इंडियंस आर हियर, राइट? वो एक अलग प्रश्न है। अमेरिका में जनजाति समुदाय को कैसे देखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका इज अ लैंड, जिस तरह हम समझते हैं, काफी इमिग्रेंट्स ग्रुप अमेरिका में आ चुके हैं, बट नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन को एक मुख्य दर्जा दिया गया है कि ये आपकी सेक्रेड लैंड है, और सेक्रेड लैंड is the First Nations land. So they call themselves first inhabitants. So एक विशेष दर्जा है, बट उनके बारे में भी काफी बायसेस रहे हैं कि हम जैसे शोध रिसर्च देखते हैं या राइटिंग देखते हैं तो उसमें काफी कम रिप्रेजेंटेशन है, राइट? तो इनफैक्ट दे आर ऑन सम सर्टन मार्जिन। अभी पिछले साल 2019 में एक जो नेटिव अमेरिकन author है जॉय हार्जो, she became the first Native American writer to be a poet laureate. इतने सालों के बाद, लाइक अमेरिका काफी पुरानी डेमोक्रेसी है, हमसे काफी पुरानी डेमोक्रेसी है। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के बाद पहली बार लाइक किसी नेटिव अमेरिकन पोएट को अमेरिकन लाइक पोएट लॉरेट का दर्जा दिया गया। तो ये काफी लेट और स्लो प्रोसेसेस हुई है, और जो रूलिंग पावर्स है वो काफी लेट रहे हैं आदिवासी समाज को रिकॉग्नाइज करने में। गोंडवाना के कोयतुर लोग 1750 साल राजपाट चलाया। अब कोयतुर लोग गरीब कैसे हो गए? राजपाट चलाया, राइट, बट गरीब नहीं है, बट किसी समाज ने उन्हें मार्जिन्स का दर्जा दिया गया है, राइट? अब जब हम डेवलपमेंट की बात कहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम समाज है या हम डेवलप्ड समाज है, तो फिर उसकी आपकी डेफिनेशंस क्या है, राइट? मैं ये कह रही हूँ कि आदिवासी समाज अपने आप में काफी कल्चर्ड है, बस उस कल्चर को कल्चर की तरह देखा नहीं गया है, क्योंकि उसको किसी और की नजर से देखा है। अगर हम आदिवासी को उसकी नजर से देखें तो अपने आप में काफी इवॉल्व कल्चर है, राइट? तो वो देखा नहीं गया है, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? American tribe is better than Indian tribe in terms of education. We do not know, and just because मैं ये कह रही हूँ कि एजुकेशन काफी ज्यादा रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप लिख पाते हैं मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस में तो आप ज्यादा एजुकेटेड हैं। नो, दैट इज नॉट द पॉइंट, क्योंकि हम अपने आप में अपनी तरीके से हर इंसान डेवलप्ड है, राइट? और हर इंसान इवॉल्व और कल्चर्ड है, जो हम शब्द यूज करते हैं, बट हमने एक पैरामीटर बना रखा है कि आप कॉलेज जाएंगे, आप हायर एजुकेशन करेंगे, आप किसी तरीके से लिखेंगे तो ही आप एजुकेटेड है, राइट? नो, दैट इज अ बायस, और ये हमें चैलेंज करना है। इवन जो वेंकटेश जी आतराम की जो लाइंस मैंने जिससे मैंने शुरुआत की, वे भी ये कह रहे हैं कि हर इंसान अपने पद्धति में अपने कल्चर में डेवलप्ड है। अब हम एक कल्चर के पैरामीटर्स लेकर दूसरे कल्चर में वो अवधारणाएं हम नहीं अप्लाई कर सकते, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो अमेरिकन ट्राइब्स में भी लिटरेसी काफी है, बट नॉट एज कंपेयर टू लाइक अदर ग्रुप्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने आप में कल्चर्ड और डेवलप्ड नहीं है। नो, इट डजंट मीन दैट। गोंडवाना लैंड ऑन बिहाफ ऑफ रियलिटी। गोंडवाना लैंड हमें काफी जो पब्लिक कल्चर है गोंडवाना पुनेम का, उसमें काफी जगह दिखाई देता है। वो जो छोटे गोंडवाना लैंड के आपको पिक्चर्स दिखाई देते हैं, पोस्टर्स में काफी दिखाई देते हैं। इवन हम कुछ कविताएं या भजन पढ़ते हैं, उसमें भी गोंडवाना लैंड का उल्लेख है। बट ये 1980s लेट अर्ली 90s 92 91 से हमें ज्यादा दिखाई देता है कि गोंडवाना लैंड रिटर्न नैरेटिव्स में ज्यादा आने लगा है। पहले एक गोंडवाना था, बट वो गोंडवाना से गोंडवाना लैंड का ट्रांजिशन 90s में ज्यादा नजर आता है हमें, राइट? आई थिंक मेरा प्रश्न यह है कि पूरे विश्व गोंड कोयतुर है, फिर आर्थिक स्थिति, शिक्षा और राजपद से हाथ धो लिया। अगेन यही इशू है कि आर्थिक स्थिति को हम किसके प्रकार से देखते हैं, राइट? अब एक जीडीपी जो होता है, ये जीडीपी कुछ मेन स्ट्रीम कंट्रीज डिसाइड करती है कि जीडीपी से हमें पता चलेगा कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, बट दैट डज नॉट, उस पैरामीटर को हम दूसरी कंट्री में जब अप्लाई करते हैं तो वो पैरामीटर उस कंट्री के लिए बना ही नहीं है, तो फिर हम किस तरह बताएंगे, राइट? तो यही है कि किसी भी कल्चर को
उसके उसको अंदर से समझकर उस हमारे पैरामीटर्स निकलने चाहिए, राइट? अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अभियान को जारीनामा नाम दिया था, जोरीनामा रेड इंडियंस का हीरा, राइट? यहाँ पर ऐसी चेतना भारत में आदिवासी चेतना क्यों नहीं रही? वही कि एक सिंगल मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया है, बट अभी हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है 1990s से। सो इट इज हैपनिंग डेफिनेटली। पांचवें अनुसूचित अनुसूचित के बारे में बताएंगे। ये मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, दैट इज नॉट माई एरिया ऑफ रिसर्च, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर पाऊंगी। अमेरिका में प्राइमरी स्कूल की क्या स्थिति है? फिलहाल तो वे सारे ऑनलाइन है, बट लेट्स सी। अगेन एजुकेशन इज नॉट माई एरिया ऑफ रिसर्च, तो मैं उस पर नहीं कर पाऊंगी। आदिवासी शब्द गैर संवैधानिक है मैडम जी, राइट, बट काफी जब मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग देम एज दे अपीयर इन द टेक्स्ट, राइट? तो कुछ जो राइटर्स हैं हमारे, वे अपने आप को आदिवासी कहते हैं, कुछ अपने आप को ट्राइब कहते हैं, कुछ अपने आप को गोंड आदिवासी कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि बस हमें गोंड ही कहे, लाइक ये ट्राइब या आदिवासी ये सब ना कहे, ये इशू है, राइट? तो जब मैं ये कह रही हूँ, मैं ये शब्द उन राइटर्स से भी डिराइव कर रही हूँ कि वे लोग अपने आप को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के जनजाति लोगों की संस्कृति मिलता जुलता है या फिर बहुत अलग है? वे कुछ मामले में मिलते जुलते हैं और कुछ मामले में अलग हैं। मिलते जुलते इस मामले में है कि दे आर बेस्ड इन परफॉर्मेंसेस एंड बॉडी, दे आर नॉट रिटन ट्रेडिशंस। रिटन जैसे जो एक रिटन टेक्स्ट होता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, ये सारी पद्धति टेक्स्ट से जुड़ी हुई नहीं रही है। भले ही टेक्स्ट है ट्राइबल ग्रुप्स में, बट उनकी पद्धति काफी बॉडी सेंटर्ड या रिचुअल सेंटर्ड रही है, टेक्स्ट से इंटरैक्ट कर रही है, बट टेक्स्ट से जुड़ी हुई नहीं है, लाइक काफी क्लोजली जुड़ी हुई नहीं है। ये एक सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी है, वैसे काफी सारी सिमिलैरिटीज है, बट मेन यही है। और दूसरा है कि जैसे भारत में वे काफी एक हेट्रोजेनाइटी रही है, काफी अलग अलग छोटे छोटे समुदाय रहे हैं, इंटरनल डाइवर्सिटीज रही है, ये भी है। ओके, सो आई थिंक 1.5 घंटा बात की है, बहुत ज्यादा बात की है। और इस मेरे रिसर्च में मुझे स्नेह सिंह ताराम जी, जिन्हें मैं काका जी कहती थी, उनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। उन्होंने मुझे काफी शुरुआत से मटेरियल्स दिया और मार्गदर्शन किया, और उषा किरण आतराम, उषा मावशी ने भी मुझे काफी सारी बुक्स के साथ हेल्प की थी। चंद्रलेखा कंगाले मैडम, उन्होंने भी काफी मदद की है। और फिर दिलीप सिंह पैते जी, काफी सारा गोंडवाना दर्शन के मैगजीन्स इनफैक्ट उन्हीं के पास आर्काइव्ड थे, तो हमने उनसे काफी मदद ली थी, और उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हुई हैं। शताली का काफी इसमें हेल्प रहा है। और उज्ज्वला मैडम, उज्ज्वला जी बोगामी मैडम, शी इज माई गोंडी लैंग्वेज ट्यूटर। तो इनफैक्ट दिस समर उन्होंने मुझे भाषा सिखाई, और भाषा के काफी पहलुओं से एक एक्वेंटेंस किया। शी एक्वेंटेड मी विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो इनफैक्ट जब मैंने गोंडी भाषा, बोली भाषा सीखने की शुरुआत की, ये मुझे महसूस होने लगा कि रिटन गोंडी और बोली भाषा में काफी ज्यादा अंतर है, काफी ज्यादा अंतर है। तो वो अपने आप में एक अलग नेचर है दोनों भाषाओं का। लाइक जब आप लिखते हैं स्टैंडर्डाइज गोंडी, और जब आप गोंडी बोली भाषा बोलते हैं, तो एक बोली भाषा का अपना ही अलग लय है और अपनी अलग रिदम है, और वो कुछ और बताती है, और एक रिटन लैंग्वेज कुछ और कहना चाह रही है। राइट, तो आई विल लॉग आउट नाउ, क्योंकि मैंने 1.5 घंटा बात की है, बहुत ज्यादा बात की है, बट आई एम अवेलेबल। तो आपके और भी काफी प्रश्न अभी आ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप मुझे मैसेज करें। आवाज डबल आ रही है। ओके,
आप ये सारे प्रश्न मुझे भेजेंगे तो मैं इनका आपको जवाब दूंगी। और मेन यही इशू मेरे रिसर्च में रहा है कि हम आदिवासी समाज को या आदिवासी या गोंड समाज को गोंड समाज को हम उनके बारे में हम कैसे लिखें, उन्हें हम कैसे समझे। तो पीपल शुड बी एट द सेंटर ऑफ आवर रिसर्च। जिनके बारे में हम लिख रहे हैं उन वे अपने बारे में क्या कह रहे हैं, वो मेरी रिसर्च फिलॉसफी है कि जिनके बारे में आप लिख रहे हैं वहीं से आप शुरुआत करें। लोग अपने उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, उनकी कविताएं क्या है, उनकी कथाएं क्या है। तो उन कथाओं से हम शुरुआत करते हैं। सो दैट इज माई प्राइमरी रिसर्च फिलॉसफी। और सो आई विल स्टॉप नाउ। और आपके बाकी जो सारे प्रश्न हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम अ लिटिल स्लो to reply, but I will reply. So, okay. See you all very soon. And thank you very much for providing this platform because इस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे समुदाय से, समाज से फिर से जुड़ने का मौका मिला। पिछले 2 साल से मैं फील्ड वर्क नहीं कर पाई थी, बट अभी मैं कर पाई। लाइक आई फील लाइक आई एम एबल टू, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो मोटिवेशंस है रिसर्च के लिए वो लोगों से आती है कि हम लोगों को देखते हैं रिलेंटलेसली, लाइक दे आर वर्किंग सो हार्ड। एंड एक काफ़ी जो एक्साइटमेंट है वो मुझे लोगों से मिलता है। सो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग एंड मोटिवेटिंग टू सी, टू बी कनेक्टेड विद पीपल अगेन। So, okay. Thank you. I'll stop now. Bye.